जब गर्मी से ठंडी में कन्वर्ट हो जाती है, ज़्यादा इन्फेक्शंस बढ़ जाती है, खासकर वायरल इन्फेक्शंस। ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं लोग, उन पेशेंट्स में ठंडी मौसम में सांस की नली और जाम हो जाती है। खांसी, बेलगम के साथ आ जाना पेशेंट और सांस लेने में दिक्कत से आ जाना, भूख कम हो जाना पेशेंट को और वजन घट जाना, ये सारे सिम्टम्स आती है। अस्थमा, खराटे लेने की बीमारी और टीबी, अमूमन इसमें मौत का रेशो कितना है, कितनी डेथ हो जाती है? अगर पेशेंट को सीओपीडी हुआ फिर भी वो स्मोकिंग कर रहे हैं तो इनका मोर्टालिटी रेट मतलब मौत का चांसेस बहुत बढ़ जाती है। खराटे के ऊपर मतलब पेशेंट को वेट रिडक्शन करना बहुत ज़रूरी है, अल्कोहल कंजम्पशन कम करना भी बहुत ज़रूरी है। जिनमें ज़्यादा कराटे आते हैं और जब पेशेंट सोते सोते वक्त अचानक से सांस बंद हो जाती है या दिन में ज़्यादा देर सोने की मन करना, नींद अच्छा सा नहीं आना, ये सारे सिम्टम्स भी बीमारी की सिम्टम्स है। मौसम बदल रहा है और ऐसे में आपको और हमें अपने ख्याल रखना पड़ेगा, अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच हम बात करेंगे डॉक्टर मानसा से, छाती रोग विशेषज्ञ हैं। कई बार ऐसा होता है कि अपना ख्याल रखते रखते हम वो सावधानियां नहीं बरत पाते जिसकी हमें ज़रूरत है। डॉक्टर मानसा से बात करते हैं और मैं इस समय IBM अस्पताल में हूं जो संजय चौक में अभी खुला है। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। नमस्ते। पानीपत में भी स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, मौसम बदल ही रहा है धीरे धीरे। मौसम तो जब अमूमन मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो यही कहते रहते हैं मौसम बदलता है, मौसम बदल रहा है, इसलिए बीमार हो रहे हो। इस मौसम का क्या इफेक्ट है, थोड़ा सा ये बताएं। मौसम बदलने का क्या राज है और इफेक्ट क्या शारीरिक वो पड़ता है? इस मौसम में जब गर्मी से ठंडी में कन्वर्ट हो जाती है, ज़्यादा इन्फेक्शंस बढ़ जाती है, खासकर वायरल इन्फेक्शंस। जब टेम्परेचर चेंज होती है वायरस ज़्यादा रिप्रोड्यूस होते हैं, तो इस वजह से वायरल इन्फेक्शंस, फेफड़े में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ठंडी मौसम फेफड़े में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखाती है, खासकर सांस की नली पे। सांस की नली बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है। मोर इम्पॉर्टेंटली आस्थमा और COPD पेशेंट्स में, जब पहले से कोई पेशेंट को आस्थमा है या ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं लोग, उन पेशेंट्स में ठंडी मौसम में सांस की नली और जाम हो जाती है। इसकी वजह से ज़्यादा खांसी होना, छाती टाइट जैसा रहना, सांस लेने में दिक्कत हो जाना, सांस में सीटी जैसा आवाज़ निकलना, ऐसे कंप्लेंट्स तो शुरू हो जाती है। ये तो स्मोकिंग जो करते हैं, बिना स्मोकिंग वाले जो हैं उनको भी सेम प्रॉब्लम रहती है? जी, उनका भी सेम प्रॉब्लम हो सकती है, पर जो स्मोकिंग करते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होता है ये प्रॉब्लम शुरू होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जिनमें थोड़ा सेंसिटिव पेशेंट्स होते हैं उनमें, जैसे कुछ लोगों को एलर्जीज होती है ना, कुछ लोगों को खाने पीने चीज़ें से एलर्जी शुरू हो जाती है। ऐसा ही फेफड़े में भी एक एलर्जी का लक्षण होती है। जो सेंसिटिव पेशेंट्स होती है इसमें वो एलर्जी का रिस्पॉन्स ज़्यादा होती है। ये ठंडी मौसम में उस एलर्जी का रिस्पॉन्स ज़्यादा होती है। तो इवन पेशेंट्स जो स्मोकिंग नहीं करते हैं, अगर सेंसिटिव होते हैं, पहले से एलर्जी प्रोन बोलते हैं उनको, अगर पेशेंट एलर्जी प्रोन होते हैं उनमें भी ठंडी मौसम का इफेक्ट ज़्यादा होती है। अच्छा, छोटे बच्चों से लेकर कितनी उम्र से शुरू होता है, कितनी उम्र तक ये चीज़ जो है करती है इफेक्ट? आस्थमा तो कोई भी एज में शुरू हो सकती है, चाहे वो बच्चे हैं या बड़े हैं। अगर पेशेंट एलर्जी प्रोन है तो वो बचपन से ही शुरू हो सकती है। अच्छा, डॉक्टरी तो चलो इलाज है इसमें, बेसिकली बचा भी जा सकता है इस चीज़ से? हम डॉक्टर के पास ना जाना चाहिए, मान लो कि डॉक्टर के पास जाने से देर हो गई हमें, उसमें क्या कर सकते हैं? पहले ऑब्जर्व करते रहना है। एलर्जी प्रोन पेशेंट्स में जिस चीज़ से एलर्जी हो रही है, मतलब अब अगर आप ऑब्जर्व करते रहेंगे तो कुछ लोग बोलेंगे कि अगर मुझे स्ट्रॉन्ग स्मेल से या डस्ट से, अगर डस्ट में एक्सपोज हो गया तो मुझे खांसी शुरू हो जाती है या नज़ला शुरू हो जाती है। अगर ऐसे प्रीवियस डेज को ऑब्जर्व करते रहेंगे तो हमको किस चीज़ से एलर्जी है, किस चीज़ों में एक्सपोज होने से, या डस्ट को एक्सपोज होने से या कोई स्मोक से एक्सपोज होने से मुझको सिम्टम शुरू हो रही है, खांसी शुरू हो रही है, ऐसा हम देख रहे हैं तो उन चीज़ को दूर रखना चाहिए और ठंडी चीज़ों को दूर रखना चाहिए।
पोल्यूशन से बचा के रखना चाहिए, बाहर जाने वक्त मास्क पहन के रखना, ऐसा। अच्छा, छाती के कौन कौन से रोग हैं जिन्हें हम नहीं जानते, जिन्हें डॉक्टर जानते हैं? मान लो कि पेशेंट आ जाता है कि मेरे को तो ये दिक्कत है, क्या क्या रोग हो सकते हैं छाती के? खासकर हमारे डिपार्टमेंट आएगा पेशेंट खांसी के साथ, सांस लेने में दिक्कत के साथ, चलने फिरने से सांस चढ़ना, छाती में दर्द के साथ, ऐसे कंप्लेंट से आते हैं। उसमें कई चीज़ रीज़न हो सकती है, मतलब पल्मनरी इन्फेक्शंस हो सकती है, बुखार आया, खांसी आया, खांसी के साथ बेलगम निकल रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली पल्मनरी इन्फेक्शन हो सकती है। न्यूमोनिया बोलते हैं ना, पल्मनरी इन्फेक्शन हो सकती है, टीबी हो सकती है, या आस्थमा हो सकती है, सीओपीडी बोलते हैं, जिनमें ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या ज़्यादा पोल्यूशन को एक्सपोज होते हैं, उनमें सीओपीडी का चांसेस भी बहुत ज़्यादा होती है। और आईएलडी बोलते हैं, मतलब फेफड़े का सुकड़न का बीमारी, फेफड़े सुकड़न हो जाती है, जिनमें आर्थराइटिस है, मतलब गोड़ों को दर्द है, उन चीज़ों में लंग्स भी इफ़ेक्ट हो जाती है। उस कंडीशन में फेफड़े सुकड़न हो जाती है, फेफड़े की सुकड़न का बीमारी के साथ आ सकती है। और आजकल पीपल बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर रही है स्लीप एपनिया, मतलब जिनमें ज़्यादा कराटे आते हैं, और जब पेशेंट सोते सोते वक्त अचानक से सांस बंद हो जाती है, या दिन में ज़्यादा देर सोने की मन करना, नींद अच्छा सा नहीं आना, ये सारे सिम्टम्स भी बीमारी की सिम्टम्स है, जिसको स्लीप एपनिया बोलते हैं। पेशेंट्स को इसके लिए ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर ये इट्स ए वेरी इम्पॉर्टेंट डिसीज़, जिसको हम अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि स्लीप एपनिया की पेशेंट्स में जब अचानक से सांस रुक जाती है, उसकी इफ़ेक्ट दिल पे पड़ जाती है, दिल पे पड़ के उनको सीएडी बोलते हैं, हार्ट अटैक, उसका सिम्टम्स अचानक से शुरू हो जाना, या पल्मनरी हाइपरटेंशन बढ़ जाना, ऐसा सिम्टम्स के साथ आ जाती है। अच्छा, ये बीमारी तो मैं सही बताऊँ पहली बार ही सुनी है, ये भी बीमारी है, तो कैसे होती है ये बीमारी? स्लीप एपनिया की पेशेंट्स ज़्यादा स्मोकिंग के पेशेंट्स होते हैं, या मोटे पेशेंट्स, ओवरवेट पेशेंट्स होते हैं। इन पेशेंट में रात भर ज़्यादा खराटे आते हैं, जब सोते वक्त ज़्यादा खराटे आते हैं, और हमारे पार्टनर बोलते हैं, जो घर में हमारे साथ रहते हैं ना, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये सोते सोते वक्त अचानक से उनका सांस रुक जाती है, या अचानक से सांस लेने में दिक्कत आके अचानक से उठ जाती है नींद से, और मॉर्निंग हेडेक्स, उठने के बाद रिफ़्रेश फीलिंग नहीं आता, जो सांस में नींद उठने के बाद जो फ्रेश फीलिंग आते हैं ना, उनमें वो नहीं होता, इरिटेबल होते हैं पेशेंट्स, मॉर्निंग हेडेक्स बोलते हैं, और बैठे उनको नींद आ जाती है। ये सारे सिम्टम्स के साथ आते हैं पेशेंट। अच्छा, इसका भी इलाज है? जी, इलाज है इस चीज़ का? जी, इसका भी इलाज है। उनमें पेशेंट्स को हम पॉलीसोमनोग्राफी करके आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब नींद के समय में टेस्ट करते हैं हम, नींद के समय में कितनी बार सांस रुक रही है, कितना ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, ये सारा देख के पेशेंट को डायग्नोस करते हैं, और इसके हिसाब से पहले वेट रिडक्शन करना चाहिए पेशेंट को। जो स्मोकिंग का हैबिट है, ओवर टाइम ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन और ज़्यादा नींद की गोली खाने का आदत है, जिनमें ये सारे जो प्रॉब्लम्स है उसको रेक्टिफाई करेंगे। और अगर स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम ज़्यादा है तो उसमें सीपैप एडवाइस करते हैं। जी, अच्छा, मतलब मोटी मोटी बात है कि खराटे लेना भी बीमारी है एक तरह से ना? जी, इफ खराटे लेना भी एक तरफ का बीमारी है। अच्छा, अब आते हैं टीबी के ऊपर। टीबी मोस्टली अब कई तरह की टीबी जो है निकल गई है इस तरह। पहले तो टीबी लाइलाज थी, जिसके घर पे मतलब को टीबी का मरीज होता था, लोग तो उसके घर पे आना जाना छोड़ देते थे, भाई पता नहीं इसको छूत की बीमारियाँ हमें भी हो जाएंगे। हाँ, तो हर बीमारी का इलाज है। छाती में किस तरह की टीबी हो सकती है, तो टीबी कैसे पता पेशेंट करे कि मेरे को टीबी है, और उसका क्या इलाज है? टीबी हमारे कंट्री में इट्स वेरी कॉमन, बहुत ज़्यादा है टीबी हमारे कंट्री में। और पल्मनरी टीबी मतलब फेफड़े का टीबी पूरे शरीर में टीबी से बहुत कॉमन है।
पल्मोनरी टीबी बहुत आसानी से हो जाती है। इसमें टीबी का बैक्टीरिया जो है एयर में ट्रैवल हो जाती है। मतलब आपको टीबी है और आपने खांसा और मैं आपके पास हूँ, वो मुझे ट्रांसमिट हो जाती है। ये सच है कि टीबी इजीली ट्रांसमिटेबल, बहुत आसानी से ट्रांसमिट हो जाती है, पर ये सच नहीं है कि उसका क्योर नहीं है। टीबी के लिए बहुत ज़्यादा दवाइयाँ है, बहुत अच्छा सा दवाइयाँ है, तो जो उसके अच्छा सा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और जब पेशेंट को टीबी होती है, उसको हल्का सा बुखार आ जाना, हल्की हल्की बुखार आ जाना, खासकर इवनिंग टाइम पे, और खांसी बेलगम के साथ आ जाना पेशेंट, और सांस लेने में दिक्कत से आ जाना, भूख कम हो जाना पेशेंट को, और वज़न घट जाना, ये सारे सिम्टम्स आती है। और जब पेशेंट को ये सारा सिम्टम्स होती है, जब पेशेंट आएगा कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार हो रही है, खांसी के साथ बेलगम निकल रही है, मुझे भूख कम हो गई है, तो हम उनको एक्सरे में पता कर सकते हैं और बेलगम जांच में भेजने से पता कर सकते हैं कि पेशेंट को टीबी है कि नहीं। और आजकल हमारे देश में इस टीबी को डायग्नोस करने का इक्विपमेंट भी बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट टीबी को एरेडिकेट करने के लिए सारे हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट प्रोवाइड करा कि कोई भी टीबी के दौरान घबराहट ना ही लगे, ज़्यादा टेंशन ना लगे। कि आजकल विलेजेस में अभी भी ये मिसकंसेप्शन है ना कि टीबी बहुत भयानक बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट नहीं है, वैसा सब कुछ, पर ऐसा नहीं है। टीबी इजीली डायग्नोस हो सकती है, बहुत सारा इक्विपमेंट है डायग्नोस करने के लिए, और अच्छा सा दवाई भी चल रही है टीबी को क्यूर करने के लिए। अच्छा, मेरे 3 क्वेश्चन एक ही साथ है आपके साथ। अस्थमा, कराटे और टीबी, अमूमन इनमें मौत भी हो जाती है? सीओपीडी में डिपेंड्स ऑन पेशेंट स्मोकिंग स्टेटस। पेशेंट स्मोकिंग स्टेटस में डिपेंड होती है, और पेशेंट इन्हेलर लेने का तरीके से डिपेंड होती है। अगर पेशेंट को सीओपीडी हुआ फिर भी वो स्मोकिंग कर रहे हैं, तो इनका मोर्टालिटी रेट, मतलब मौत का चांसेस बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, और इन्हेलर लेना बहुत ज़रूरी होता है सीओपीडी पेशेंट्स में। जब मैंने पेशेंट्स को ट्रीट कर रही हूँ, उनमें से मैंने बहुत सुना कि इन्हेलर का आदत पड़ जाएगी मुझे, अगर इन्हेलर ले गई तो मैं उसके ऊपर डिपेंड हो जाऊँगी। ऐसा नहीं है। सीओपीडी और आस्थमा के लिए इन्हेलर ही अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है, क्योंकि इन्हेलर के साथ दवाई डायरेक्टली फेफड़े के अंदर जाएगा, और अंदर से जो इन्फ्लेमेशन है और सांस की नली जो बंद हो रही है, अंदर से इलाज करेगा इन्हेलर। इन्हेलर लेना बहुत ज़रूरी है, और पेशेंट की सिवियरिटी के ऊपर, अगर पेशेंट का सिम्टम्स और सांस लेने की दिक्कत कम होते जा रही है, तो इन्हेलर का रिक्वायरमेंट और डोज भी कम करते रहेंगे। पर ये नहीं है कि इन्हेलर से डिपेंडेंस हो जाएगा, ये गलत बात है। कराटे के ऊपर मतलब पेशेंट को वेट रिडक्शन करना बहुत ज़रूरी है, अल्कोहल कंजम्पशन कम करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट को तब भी कराटे आ रही है, स्लीप एपनिया का बीमारी है, तो सीपैप के साथ पेशेंट का ट्रीटमेंट चल सकती है, और मौत का रेट बहुत। कराटे बंद हो जाते हैं? कराटे पूरी नहीं बंद हो जाती है, पर सांस लेने की वो सांस रुक जाना और ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम होना, उसका प्रेशर दिल पे पड़ना, वो कम हो जाती है। अच्छा, टीबी का और बता दीजिए, टीबी से अमूमन कितनी डेथ हैं अभी भी हिंदुस्तान में? और अब तो जैसा बता ही देंगे, टीबी ऐसी बीमारी नहीं रहेगी, डरने की जरूरत नहीं है। अमूमन अब किसी के कहाँ भी टीबी जो है हो सकती, छाती में भी टीबी है, लंग्स में भी टीबी है, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गई टीबी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जागरूक कैसे हो सकते हैं, और दूसरा इसमें डेथ रेशो जो है वो कितना है? टीबी आसानी से डस्ट को ज़्यादा एक्सपोज करने से हो जाती है, तो पोल्यूशन में ज़्यादा ना जाना और मास्क पहन के रखने से बचा सकते हैं उससे। और जो टीबी का पेशेंट्स है उनसे थोड़ा दूर रखना चाहिए, और जब उनके पास जाते हैं मास्क पहन के जाने से बचा सकते हैं हम। इसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास नहीं जाना है, ऐसा नहीं है। जब उनके पास जाते हैं बस मास्क पहन के रखो, उससे बच जाएंगे। और अभी भी टीबी का डेथ रेशियो ज़्यादा ही है हमारे कंट्री में, 20 to 30% मोर्टेलिटी रेट है। वो भी दवाई ना लेने की वजह से हो रही है, ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से नहीं। ट्रीटमेंट है पर
पीपल को ये जानकारी नहीं है कि ट्रीटमेंट अच्छा सा चल रही है, इसलिए वो मिसकंसेप्शन की वजह से ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं और इसके वजह से मोर्टेलिटी ज़्यादा है। अगर पेशेंट अच्छा सा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, टीबी का ट्रीटमेंट बस 6 महीने का ही है। 6 महीने का अच्छा सा दवाई ले लो, टीबी खत्म हो जाएगा। दोबारा तो नहीं होता? दोबारा होने का चांसेस होता है जब इम्यूनिटी कम हो जाती है पेशेंट का। अगर खाने का अच्छा सा खाना नहीं लिया उन्होंने, या उनके और भी खासकर डायबिटीज़, शुगर का बीमारी कंट्रोल में नहीं है, तो उन पेशेंट में रिपीट होने का चांसेस ज़्यादा होती है, टीबी दोबारा होने की चांसेस ज़्यादा होती है। अच्छा, चलते चलते आपका इंट्रोडक्शन ले लें। डॉक्टर मानसा कौन है, कहाँ से आई हैं और कहाँ पर आईबीएम में कब कितने घंटे सेवाएं दे रही हैं? जी, मैं आंध्रा से हूँ, वाइज़ाग है हमारा शहर का नाम। वहाँ पे मैंने अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं से की थी और उसके बाद मैं जर्मनी में 1 साल काम की थी वहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे आ गई। पानीपत में कर रहे हैं फिर? जी, पानीपत में 8 महीने हो गई। आईबीएम में कब से कब जो है पेशेंट आपसे मिल सकते हैं? आईबीएम में मैं सुबह 10 बजे से 2 बजे तक रहूँगी और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक रहूँगी। चलिए, डॉक्टर मानसा, कुछ ऐसी बीमारी है जिसको बारे में हम लोग पता नहीं था हमें भी ऐसी भी बीमारी हो सकती है, तो लाइलाज बीमारी नहीं है, इलाज हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी जो बरतनी पड़ेगी। बाकी आईबीएम में डॉक्टर मानसा ने बता दिया कि सुबह और शाम कितने बजे मिलते हैं। अगर कोई इससे रिलेटेड, छाती से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत है, कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी जाँच करवाना चाहते हैं, तो आप आईबीएम में आ सकते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।